गुड मॉर्निंग बच्चों। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। ये मैकेनिक्स का इनिशियल पार्ट है और यहां पर हम बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं बिना ये जाने कि उसका कॉज क्या है। दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो फिर हम उस कॉज के बारे में कब पढ़ते हैं? उस कॉज के बारे में पढ़ने के लिए जब हम हमारे फिजिक्स में अगले चैप्टर्स में जाते हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो वहां पर हम उस कॉज के बारे में पढ़ते हैं। फिलहाल हम काइनेमेटिक्स में सिर्फ बॉडी के मोशन को स्टडी करेंगे बिना ये जाने कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दैट मोशन। तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो मोशन के कॉज क्या हैं। तो हम समझते हैं कि मोशन का कॉज जो है वो फोर्स होता है या वो टॉर्क होता है, पर अभी हम उस फोर्स के बारे में और उस टॉर्क के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं। वो हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक्स में। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? काइनेमेटिक्स। तो एक बार और रिपीट करते हैं कि हमें यहां पर बॉडी के मोशन को स्टडी करना है। अब बॉडी के मोशन में हम किन किन फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज में हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इन सब फिजिकल क्वांटिटी को हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉज मोशन। और सबसे पहले हम यहां पर स्टडी करना चाहेंगे व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, जब हम किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं तो उस बॉडी के मोशन को स्टडी करने के लिए एक ऑब्जर्वर चाहिए, और ऑब्जर्वर हमें यह बताता है कि बॉडी का मोशन किस डायरेक्शन में, कितने मैग्नीट्यूड का हुआ और कितने टाइम में हुआ। तो क्या हम उस ऑब्जर्वर की कुछ रिक्वायरमेंट के बारे में देखें कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तब जाकर वो बॉडी के मोशन को स्टडी कर पाएगा। तो हम सबसे पहले ये बात समझते हैं कि बॉडी के मोशन को स्टडी करने के लिए उस ऑब्जर्वर को एक टाइम क्लॉक चाहिए, ताकि वो ये पता कर पाए कि बॉडी के मोशन में कितना टाइम लगा है। तभी वो उस बॉडी की स्पीड को या वेलोसिटी को या एक्सेलरेशन को जज कर पाएगा। तो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज टाइम क्लॉक। एक टाइम मेजरमेंट डिवाइस उस ऑब्जर्वर के पास होना चाहिए। दूसरी बात, एक और रिक्वायरमेंट उसके पास में है, दैट इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। व्हाट इज दैट कोऑर्डिनेट एक्सिस? कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम समझते भी हैं और उसके बारे में थोड़ा यहां पर और डिटेल में हम लोग बात करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस बेसिकली 3 डायमेंशनल हमारे पास में हो गया। वन डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस, another direction is y axis and the third direction is z axis। और हम जानते हैं कि ये तीनों डायरेक्शंस परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और इनको समझने के लिए हम किसी भी वॉल के कॉर्नर को समझ सकते हैं। वहां पर आप देखते हैं कि 3 परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमें वहां पर दिखाई देती है, और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को, तीनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? उसको हमने नाम दिया है ओरिजिन। तो हमने क्या देखा कि एक ऑब्जर्वर को एक बॉडी के मोशन को स्टडी करने के लिए एक तो टाइम क्लॉक की रिक्वायरमेंट हो गई, और दूसरा उसको रिक्वायरमेंट हो गई कोऑर्डिनेट एक्सिस को। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई एक ट्री है, एक पेड़ है, और वहां से हम किसी बॉडी की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं कि बॉडी जो है उस पेड़ से 50 मीटर की दूरी पर है। द बॉडी इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा देन इट इज ओके, पर क्या मुझे यहां से सेंस ऑफ डायरेक्शन पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो अगर मुझे सेंस ऑफ डायरेक्शन भी लेना होगा, देन आई वुड हैव टू से दैट द बॉडी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, या और कुछ हमें वहां पे डायरेक्शन को सेंस करने के लिए बोलना पड़ेगा।
तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को या बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे रेफरेंस किसको लिया, एक पेड़ को ले लिया। ये हम लोग एक लेमन लैंग्वेज में बात करें, परंतु जब हम फिजिक्स में टेक्निकली बात करते हैं तो इसी को हमने क्या कह दिया, इसी को हमने नाम दे दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पर हमारा ऑब्जर्वर खड़ा रहता है और उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम बॉडी की पोजीशन और बॉडी के मूवमेंट को स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि बॉडी का मोशन सिंगल डायरेक्शन में है या उसका जो डायरेक्शन है, बॉडी का मूवमेंट जो है वो मल्टीपल डायरेक्शन में है। ऐसा हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम स्टडी करेंगे। तो दैट इज अवर कोऑर्डिनेट एक्सिस। और कोऑर्डिनेट एक्सिस और टाइम क्लॉक का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हमने नाम दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइए अब हम इसको स्टेटमेंट को एक बार पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मोशन ऑफ ए बॉडी कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी। हमने क्या कहा कि हम किसी भी बॉडी के मोशन को सिर्फ तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब उस बॉडी की पोजीशन में चेंजेस आ रहा हो किसी अनदर बॉडी के रेस्पेक्ट में। सोचिए, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं किसी बॉडी के मूवमेंट को देखना चाहता हूं पर बॉडी की पोजीशन में चेंज ही नहीं होगा तो मैं उस बॉडी को मेरे रेस्पेक्ट में क्या बोलूंगा कि द बॉडी इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू मी। तो बॉडी का मोशन कब होगा, जब उस बॉडी की पोजीशन बदलेगी। पोजीशन में क्या क्या हो सकता है, उसकी डिस्टेंस बदल रही हो या डिस्टेंस कांस्टेंट हो पर डायरेक्शन बदल रही हो, या डिस्टेंस भी बदल रही हो और डायरेक्शन भी बदल रही हो, तब हम कहेंगे कि बॉडी की पोजीशन बदल रही है। किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। और हम बॉडी को क्या कहेंगे, यस नाउ बॉडी इज इन मोशन। The observer for the purpose of investigation yes study, for the purpose of investigation must have its own clock। देखिए पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, it must have a time clock। हमारा जो ऑब्जर्वर है he must have a time clock to measure the time and a point in the space attached with the other body as origin and a set of coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस होने चाहिए जिनके बारे में अभी हमने बात किया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हम नॉर्मली इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को फॉलो करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं इसको। दीज टू थिंग्स टाइम एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कलेक्टिवली नोन एज रेफरेंस फ्रेम। और इसी को हमने क्या नाम दे दिया, रेफरेंस फ्रेम नाम दे दिया। इफ नॉट स्पेसिफाइड वी कंसिडर ग्राउंड एज रेफरेंस फ्रेम। अगर हमें कुछ नहीं बोला जाता है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं होगा, देन वी विल ऑलवेज कंसीडर ग्राउंड एज अवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझिए, ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पर खड़ा होकर बॉडी के मोशन को स्टडी कर रहा है। क्योंकि ग्राउंड रेस्ट में हम लोग मानते हैं, इसलिए हमारा ऑब्जर्वर भी क्या हो जाएगा, रेस्ट में रहेगा और विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो बॉडी के मोशन को स्टडी करेगा। तो क्या रेफरेंस फ्रेम और भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मान लीजिए एक कार चल रही है और कार का ड्राइवर जो है बाहर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो जो कार का ड्राइवर है वो इस समय क्या बन गया, ऑब्जर्वर बन गया, और कार जो है वो एक तरह से रेफरेंस फ्रेम का काम कर रही है। तो कार चूंकि ग्राउंड फ्रेम नहीं है, कार एक मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारा जो कार है वो कैसा रेफरेंस फ्रेम हो गया, इट इज मूविंग। तो अगर कार का ड्राइवर किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करता है और एक दूसरा पर्सन जो कि ग्राउंड पे खड़ा होकर उस बॉडी को स्टडी करता है, तो दोनों के स्टडी में अलग अलग हमें फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिलेगी। जैसे दोनों की डिस्टेंसेस अलग दिखाई दे सकती है, दोनों से डिस्प्लेसमेंट अलग दिखाई दे सकता है, दोनों से उस बॉडी की स्पीड का कैलकुलेशन भी अलग अलग दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि दोनों अपने अपने रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे।
इन्हीं सारी बातों को हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले। एक बार और हम लोग रेफरेंस फ्रेम को हमारे दिमाग में अच्छे से विजुलाइज कर लें। व्हाट इज ए रेफरेंस फ्रेम? तो इसको हम लोग बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि रेफरेंस फ्रेम वह है जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, उसको आप ओरिजिन मान लीजिए, और उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं। तो क्या वाकई में कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको हर समय दिखेगा? तो ये फिजिकली तो दिखाई नहीं देगा, पर हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को विजुलाइज कर सकते हैं। और उस ऑब्जर्वर के पास में क्या होना चाहिए? टाइम क्लॉक होना चाहिए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। Now we will discuss about rest and motion. There are two important terms. What do you mean by rest and what is the meaning of motion? और क्या ये absolute quantity है क्या, या फिर ये relative quantity है? आइए इस बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, if position of a particle changes with time, यहां पर देखिए, हम जब भी बात कर रहे हैं तो हम बॉडी की पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं और टाइम के साथ में बात कर रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अगर बॉडी का पोजीशन या पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड मोशन। तो हम कहेंगे कि यस, दिस बॉडी इज मूविंग बॉडी। इफ पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम, यदि बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, देन इट इज एट रेस्ट। तो बॉडी कैसी कहलाएगी? ये रेस्ट में कहलाएगी। पर ध्यान दीजिए, मोशन में होना या रेस्ट में होना सिर्फ ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी नहीं है, ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों का साइमल्टेनियस रिजल्ट है, उनके कंक्लूजन का रिजल्ट है। देखिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म विच डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अब हम दिमाग में क्या बिठा सकते हैं? जो ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा है वहां से फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टार्ट हुआ, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एक तरह से ऑब्जर्वर बोलकर काम चला सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो रेस्ट है और मोशन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ में एक रिलेटिव टर्म हो गए, जो सिर्फ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड कर रहे हैं। ए बॉडी कैन बी एट रेस्ट इन वन रेफरेंस फ्रेम। कोई बॉडी एक रेफरेंस फ्रेम में रेस्ट में हो सकती है, बट मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू अदर रेफरेंस फ्रेम, परंतु दूसरी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वो बॉडी हमें मूविंग दिखाई दे सकती। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए वी हैव ए बस एंड बस में 2 पैसेंजर हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि पैसेंजर ए पैसेंजर बी को देखता है एंड बस इज मूविंग, तो पैसेंजर ए के रेस्पेक्ट में पैसेंजर बी रेस्ट में होगा, क्योंकि दोनों बस में बैठे हुए हैं। और पैसेंजर ए जब पैसेंजर बी को देखता है तो कुछ देर के बाद में भी पैसेंजर बी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि बोथ आर सिटिंग इन द बस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पैसेंजर बी इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू पैसेंजर ए, राइट। बट सोचिए, अगर एक ऑब्जर्वर को आप ग्राउंड पर खड़ा कर दें और उससे कहें कि पैसेंजर बी को स्टडी कीजिए, तो वो कहेगा कि विथ रेस्पेक्ट टू मी, कौन? जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है वो क्या कहेगा कि विथ रेस्पेक्ट टू मी द पैसेंजर बी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। उसकी पोजीशन क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि बस आगे मूव कर रही है, तो पैसेंजर बी की पोजीशन बदल रही है। तो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है वो क्या कहेगा कि पैसेंजर बी इज इन मूविंग कंडीशन with respect to the observer at ground, but passenger B is at rest with respect to the another passenger A which is also sitting in the bus। तो हमने यहां पर 2 रेफरेंस फ्रेम लिया, एक ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम लिया, एक बस को रेफरेंस फ्रेम माना, और एक ऑब्जेक्ट जो कि पैसेंजर भी है उसको स्टडी किया। एक ने कहा कि वो रेस्ट में है और दूसरे ने क्या कहा कि वो मोशन में। तो क्या हम ऐसा कहें कि रेस्ट में होना और मोशन में होना रिलेटिव टर्म है? एक व्यक्ति, एक ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कह सकते हैं और उसी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में भी कह सकते हैं, यदि हमारे पास में 2 अलग अलग रेफरेंस फ्रेम हो, 2 अलग अलग ऑब्जर्वर हो।
तो हमने यहां पर रेस्ट को और मोशन को स्टडी किया। हम बात करते हैं यहां पे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। आखिर मोशन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, तो देखते हैं। अगर बॉडी का मोशन सिंगल डायरेक्शन में हो, मतलब बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन हो, तो फिर उस मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। जैसे कि इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम, या तो एक्स कोऑर्डिनेट बदले, या सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट बदले, या सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट बदलता हो, तो ऐसे केस में हम बॉडी के मोशन को वन डायमेंशनल कहेंगे। एंड द मोशन इज वन डायमेंशनल और स्ट्रेट लाइन मोशन। कब होगा ऐसा? जब बॉडी का सिंगल कोऑर्डिनेट बदलता हो, बाकी के दो कोऑर्डिनेट अनचेंज्ड रहते हो, दे रिमेनिंग कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग बट द वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट आर सेम। और वैसा ही वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा हो और एक्स और जेड कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो, या जेड कोऑर्डिनेट बदल रहा हो और एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या हो? कांस्टेंट। कोई एग्जांपल, अगर हम किसी बॉल को किसी हाइट से गिराते हैं, तो देखिए आप समझिए, जब बॉल को हम किसी हाइट से गिराया, तो जब बॉल गिरती है तो वो वर्टिकली डाउन डायरेक्शन में मूव करती है, एंड दैट इज अ सिंगल डायरेक्शन। उसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो बॉडी का मूवमेंट अगर अप डायरेक्शन को मैं प्लस वाई डायरेक्शन मानता हूं, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं कहूंगा माइनस वाई डायरेक्शन। तो मैं क्या कहने जा रहा हूं कि द बॉडी इज हैविंग द सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट एंड दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। यहां हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई कार है और वह स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, और उस स्ट्रेट रोड की डायरेक्शन को हमने एक्स एक्सिस मान लिया, या वाई एक्सिस मान लिया, या जेड एक्सिस मान लिया। तो हम यहां पर भी क्या कहेंगे कि अनदर टू कोऑर्डिनेट्स आर नॉट चेंजिंग, ओनली द सिंगल कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग बिकॉज द कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। देन दिस काइंड ऑफ मोशन इज ऑल्सो वन डायमेंशनल मोशन। हम इस चैप्टर में इस वन डायमेंशनल मोशन को आगे काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, टू डायमेंशनल मोशन। What is टू डायमेंशनल मोशन? टू डायमेंशनल मोशन तब होगा जब बॉडी के मोशन में दो कोऑर्डिनेट आउट ऑफ थ्री, टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, आइदर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट और वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट और एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट आर चेंजिंग। तो फिर हम क्या कहेंगे? ऐसे मोशन को हमने टू डायमेंशनल मोशन कहा। टू डायमेंशनल मोशन के कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें तो हम उनको यहां पर बता सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा सा हम यहां पे डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने यहां पे टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स बनाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है ओरिजिन पर, और उसने किसी पत्थर को, किसी स्टोन को किसी एंगल पर विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल उसने यहां से थ्रो किया। मान लीजिए यू वेलोसिटी से उसने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया। तो आप क्या देखते हैं? हम देखेंगे कि बॉडी का मोशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और जो स्टोन है अगर हम देखते हैं तो किसी भी मोमेंट पर, देखिए किसी भी मोमेंट पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है कॉन्टिन्यूअसली हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप यहाँ के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो कुछ और मिलेंगे, वहां के कोऑर्डिनेट्स हमें कुछ और मिलेंगे। तो ऐसा मोशन कौन सा हो जाएगा? दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है, और इसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ने जा रहे हैं। अभी सिर्फ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिया है, इससे ज्यादा अभी हम बात नहीं करेंगे। इसके फॉर्मूले और सब कुछ हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का भी सिर्फ हम यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो ए टू डायमेंशनल मोशन। देखिए, किसी बॉडी को अगर आप सर्कुलर मोशन करता हुआ देखें तो हम क्या पाते हैं कि उसके भी कॉन्टिन्यूअसली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे बदल रहे हैं। ये देखिए, ओरिजिन को हमने यहाँ पे सेंटर मान लिया, और देखिए बॉडी जो है वो अलोंग द
सर्कुलर मोशन जब मूव करती है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो ऐसे मोशन को भी हमने क्या कहा, टू डायमेंशनल मोशन। तो हम सर्कुलर मोशन को भी मैकेनिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर है, अभी सिर्फ हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख रहे हैं। तो हमने वन डायमेंशनल मोशन समझा और हमने टू डायमेंशनल मोशन को भी देखा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज द थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन डेफिनेटली वह मोशन है जब बॉडी के तीनों कोऑर्डिनेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते हों। इफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद द टाइम, मोशन इज थ्री डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्पेस। स्पेस में अगर हम देखते हैं तो वहां पर बॉडी के तीनों कोऑर्डिनेट बदल रहे होंगे, एक्स भी, वाई भी और जेड कोऑर्डिनेट भी बदल रहा होगा। तो क्या हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं? डेफिनेटली। किसी बर्ड का स्पेस में रैंडम मोशन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, जब बर्ड फ्लाई करती है तो रैंडमली मूव कर रही है, कभी उसका एल्टीट्यूड ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, कभी वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, और कभी उसका एल्टीट्यूड ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो हम वहां पर क्या देख रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों चेंज हो रहे हैं, और ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन, रैंडम मोशन इन स्पेस। और वैसे अगर मैं डस्ट पार्टिकल के मोशन को भी स्टडी करता हूं एयर में, तो डस्ट पार्टिकल का मोशन भी रैंडमली होता है, और इसीलिए वहां पर भी तीनों कोऑर्डिनेट बदलते हुए हमें दिखाई देंगे। सो दिस इज अवर थ्री डायमेंशनल मोशन। सो वी हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन and three dimensional motion with their examples. Now we have to discuss what is the difference between distance and displacement with their definitions and with all details and their properties. आइए अब हम बात करते हैं कि what is distance and what is the displacement. हम यहां पर एक डायग्राम देख रहे हैं, पोजीशन A and this is our position B. एक ऑब्जेक्ट है, वो पोजीशन ए से इस पाथ पर होते हुए बी पर पहुंचता है। दूसरा ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से इस पाथ पर होते हुए बी पर पहुंचता है, और हमारे पास में एक और ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट पाथ में बी पर पहुंचता है। सो वी हैव कंसिडर्ड थ्री ऑब्जेक्ट्स विथ डिफरेंट पाथ रीचिंग फ्रॉम इनिशियल सेम पोजीशन टू फाइनल सेम पोजीशन। उनका इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, पर तीनों का पाथ क्या है, अलग अलग है। एंड यहां पे हमें ध्यान देने की बात है, वी आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द टाइम। टाइम को जब हम कंसीडर करेंगे तब हम अलग फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करेंगे, दैट आर स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी हम टाइम को काउंट नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन और पाथ ट्रेस बाय द बॉडी को स्टडी करना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाने में बॉडी के कितने पाथ पॉसिबल हैं, तो हम कहेंगे कि पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाने में बॉडी के इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? देखिए, कोई दूसरी बॉडी इस तरीके से भी जा सकती है, कोई फोर्थ बॉडी या फिफ्थ बॉडी इस तरीके से भी मूव कर सकती है। सो वी हैव लॉट ऑफ पाथ, और ऐसी संख्या कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि पोजीशन ए से पोजीशन बी तक स्ट्रेट पाथ कैसा होगा, तो स्ट्रेट पाथ सिंगल होगा। कौन सा? यही हो सकता है। वी कैन नॉट हैव एनी अदर पाथ डायरेक्टली फ्रॉम पोजीशन ए टू B. We have a single unique path, that is a straight path. But if path is not straight, then we can have lot of curve path from position A to position B. अब हम यहां पर इन पाथ को डिस्टेंस से और डिस्प्लेसमेंट से कंपैरिजन करना और कनेक्ट करना सीखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पाथ की मैं टोटल लेंथ निकाल लूं, तो ये जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होती है, यही उस पाथ की डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी बाय द बॉडी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं
कि द पाथ लेंथ ट्रेस बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए पोजिशन टू अनदर पोजिशन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। और सिंपल भाषा में कहें तो द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज द डिस्टेंस। अब बात यह आ गई, वापस हम क्वेश्चन को रिवर्स करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि पोजीशन ए से पोजीशन बी तक कितना डिस्टेंसेस पॉसिबल हैं, तो हम कहेंगे कि चूंकि वी कैन हैव मल्टीपल पाथ, वी कैन हैव इनफाइनाइट पाथ, सो वी कैन हैव the infinite values of distances from A to B. Possibilities are infinite for the distance because it is depending upon the path length. तो ये जो पाथ होगा, अगर आप इसका लेंथ कैलकुलेट कर पाते हो, then it is called the distance. But what is displacement? Then displacement is the shortest minimum possible distance between the two positions. Minimum possible distance. What can be the minimum possible distance? Minimum possible distance is always a straight line. किन्हीं भी दो पोजीशंस के बीच में मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड दैट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम कहेंगे कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड दैट इज द स्ट्रेट लाइन। पर हमें एक बात और समझना चाहिए कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट डिस्टेंस कैलकुलेशन के समय वी डोंट हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन, बट for the calculation of displacement we have to calculate the magnitude as well as direction. हमें डायरेक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पोजीशन ए से पोजीशन बी, पोजीशन बी इज आवर फाइनल पोजीशन, पोजीशन ए इज इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, then what is the direction of displacement? तो direction of displacement is always from initial position to फाइनल पोजीशन। तो अगर हम यहां पे डायरेक्शन देखेंगे तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा, राइट। तो ये हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को यहां पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में यहां पे बात किया है। चलिए कुछ और बातें यहां पे करते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो हमने आपको ऑलरेडी बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो क्या मैं ऐसा कहूं कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या तो ग्रेटर होगी, और एक सिंगल यूनिक केस होता है जब वो इक्वल हो सकती है। वो कब होगा? जब बॉडी का जो पाथ है वो स्ट्रेट पाथ होगा। स्ट्रेट पाथ होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? इक्वल। बट इन ऑल अदर केसेस द डिस्टेंस हैज टू बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। यहां पे एक और बात समझने की है कि हम जब भी बोल रहे हैं तो हम डिस्टेंस का कंपैरिजन डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी से डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा? वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से कंपैरिजन करना होगा। इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन कर रहे हैं डिस्टेंस से। और ऐसा हमने समझा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, एंड द इक्वल साइन विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन द पाथ ट्रेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। नेक्स्ट, when body moves along a straight line in one particular direction, then distance is equal to magnitude of displacement, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ और कंपैरिजन्स हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, उनके बारे में बात करते हैं। और वही डायग्राम मैं आपके लिए यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। देखिए ये पोजीशन हमारी क्या थी? ए। ये पोजीशन क्या थी? बी। और ये हमारा एक पाथ था, ऐसा ही कुछ एक और पाथ ऐसा था, और मान लीजिए हमने एक और पाथ इस तरीके से बना लिया। सो वी हैव 3 मल्टीपल पाथ्स फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, और यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। तो व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ। अगर आप देखेंगे तो तीनों ही पाथ में, ये वन पाथ, सेकेंड पाथ एंड दिस इज अवर थर्ड पाथ, तीनों पाथ में देखेंगे तो पाथ लेंथ अलग अलग होगी, इसलिए तीनों ही केसेस में डिस्टेंसेस क्या आएगी? अलग आएगी। But it is the vector drawn from initial to final position. So this is the vector drawn.
इट्स मैग्नीट्यूड इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हमने पढ़ा है। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या डिस्टेंस डिक्रीज हो सकती है, इज इट पॉसिबल, तो हम सोचते हैं कि क्या किसी मूविंग बॉडी का पाथ लेंथ कम हो सकता है क्या? जब बॉडी मूव कर रही है तो उसका पाथ का लेंथ कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज ही होगा, कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। तो जब पाथ का लेंथ डिक्रीज नहीं हो सकता तो डिस्टेंस भी कभी डिक्रीज नहीं हो सकती। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कई बच्चों को यहां पे डाउट आ सकता है कि पाथ लेंथ कैसे डिक्रीज नहीं हो सकता। तो देखिए कोई बॉडी है, वो यहां से ए से बी तक गया और फिर वापस इसी रास्ते पर लौट कर आ गया, उसी पाथ पर लौट कर आ गया, पर हमने थोड़ा सा नीचे बना दिया उसको ताकि आपको दिखाई दे, और बॉडी ए से बी जाकर वापस सी पर आया। तो हम क्या ऐसा समझ रहे हैं कि पाथ लेंथ कम हो गया? अगर हम ऐसा समझ रहे हैं तो हम गलत समझ रहे हैं, क्योंकि यहां पे पाथ लेंथ कम नहीं हुआ, पाथ लेंथ और इंक्रीज हो गया, ए टू बी एंड अगेन बी टू सी। क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, पाथ लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए पाथ लेंथ कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ए टू बी लेंथ इज 10 मीटर एंड बी टू सी लेंथ इज 4 मीटर, देन टोटल पाथ लेंथ इज 10 plus 4 14 मीटर। So path length cannot decrease, therefore distance never decreases. But if you will go for displacement, displacement do not take into account the path length. Displacement कभी भी path length को consider नहीं करता है। Then what does it consider? It only take into account the initial and final position. तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसी एग्जाम्पल में बात करते हैं तो हम जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम ए टू सी, देन वी डोंट नीड टू डिस्कस द पाथ लेंथ, वी हैव टू जस्ट डिस्कस व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन एंड व्हाट इज द फाइनल पोजीशन। तो हम लोग इन्हीं दोनों बातों को यहां पर देखेंगे। तो हमने क्या क्या देखा, इनिशियल पोजीशन क्या था ए, फाइनल पोजीशन क्या था सी, और जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मान लीजिए ए टू बी हमारा लेंथ है 10 मीटर एंड बी टू सी मान लीजिए हमारा लेंथ है 4 मीटर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, तो देखिए जब ए टू बी जा रहे थे तो ये इंक्रीज हो रहा था, और जब बी टू सी आने लगे तो अगेन इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग। नाउ ए टू बी द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाज 10 मीटर, बट फ्रॉम ए टू सी द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस टू 6 मीटर। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। नेक्स्ट, इट इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि किसी भी बॉडी का या किसी भी पाथ का लेंथ कभी भी नेगेटिव कैसे होगा। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। हम तीनों केसेस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि ये पॉजिटिव कब हो रहा होगा, कब नेगेटिव हो रहा होगा और कब जीरो हो सकता है। कौन, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए जब हम डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं तो हमने आपको बताया है कि वी हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन एज वेल। और मान लीजिए हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, तो वन डायमेंशनल मोशन में हम सिंगल डायरेक्शन को एक तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं और दूसरी तरफ उसको नेगेटिव मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर बात कर लेते हैं कि कोई बॉडी है, यहां से मूव करते हुए इस तरीके से यहां तक आ गई, इसी को हम थोड़ा सा और एक्सीड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं आगे, ए टू बी, अगेन इट रीचेस टू ए एंड इट रीचेस टू लेट अस से द पोजीशन डी, और यहां पे कोई इंटरमीडिएट पॉइंट को सी नाम दे देते हैं। ये देखिए बॉडी का मूवमेंट है फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू ए एंड देन अगेन डी, ऐसा हमने माना। तो देखिए जब मैं डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करूंगा तो हमने क्या माना कि लेट अस से दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एक्स, then opposite direction has to be considered negative x। तो आप समझिए कि जब हम a to b जा रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव। पर जब हम a के रेस्पेक्ट में देखते हैं
और जब बॉडी मान लीजिए मूव करते हुए डी पर पहुंच जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए इनिशियल पोजीशन है और डी अगर फाइनल पोजीशन है तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई, और नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और जीरो कब हो सकता है, सोचिए बॉडी ए से बी तक गई और वापस ए पर पहुंच गई तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाने के कारण हमारा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये भी हमने यहां पर देखा। ऑल थ्री केसेस, व्हेन इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है, इन्हीं सभी बातों को हम आगे बहुत सारे एग्जांपल्स में काफी डिटेल में देखने वाले हैं। अभी हम सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लेके इस बात को समझे। नेक्स्ट, इफ डिस्टेंस इज जीरो देन बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट। देखिए यहां पे बहुत अच्छी बात कही है कि किसी बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल जीरो हो सकता है क्या? यह सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बॉडी रेस्ट में। अगर बॉडी ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली उसका पाथ लेंथ इंक्रीज ही होगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इफ द पाथ लेंथ इज जीरो देन डिस्टेंस इज जीरो, देन द बॉडी हैज टू बी एट रेस्ट, इट कैन नॉट मूव। अगर बॉडी ने मूव करना शुरू किया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बट फॉर द डिस्प्लेसमेंट, if displacement is zero then body is either at rest or passing through the same initial position। यहां पे दो कंडीशन आ गए, या तो बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो डिस्टेंस भी जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी का कोई मूवमेंट ही नहीं है। पर सोचिए अगर बॉडी पोजीशन ए से घूमते हुए पाथ को ट्रेस करते हुए वापस पोजीशन ए पर पहुंच जाए, एक तरह से हम उसको क्लोज पाथ कह देते हैं, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा। उस वाले केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने के दो केसेस यहां पर समझे। नेक्स्ट केस, फॉर द डिस्टेंस देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स पोजीशंस। ऐसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ कैन बी इनफाइनाइट क्योंकि we can have multiple path, so we can have multiple path length, so we can have the infinite value of distances between the two fixed positions, but there is only one unique value of displacement between the two fixed points। परंतु दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमेशा कैसा होगा, यूनिक होगा। एंड व्हाट इज दैट मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, दैट इज द स्ट्रेट पाथ। देखिए अब हम इस बॉडी को जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं उसकी पोजीशन को कैसे बनाते हैं, उसकी पोजीशन को कैसे हम डिनोट करते हैं, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये दूसरा वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। पर ध्यान दीजिएगा जेड एक्सिस हमारा व्हाइट बोर्ड पर नहीं है, तो जेड एक्सिस कहाँ है? अगर आप इसको समझते हैं तो जेड एक्सिस इज out of the board, perpendicular to the board in outward direction। पर हम ये बात समझते हैं कि we cannot draw a line in the air, so it is our compulsion या हमारी रिस्ट्रिक्शन मान लीजिए कि हमने उसको बोर्ड पर ही दिखा दिया, but we should know it that the z axis is not on the board, where it is outside the board, परपेंडिकुलर। और आप यहां पे समझ गए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अगर मैं बाहर बनाता हूं तो तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और इन्हीं को हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा। और तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन है? ओ, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। और अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखना चाहेंगे तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? 0,0,0। और देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने पोजीशन ए पर मान लिया, और अगर मैं ऑब्जेक्ट को पोजीशन ए पर मान लेता हूं तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y, z। ये हमने मान लिया कि हमारे बॉडी जो कि पोजीशन ए पर है उसके कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया x, y, z। तो मैं हमारे बॉडी की इनिशियल पोजीशन वेक्टर को जो कि a है उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करूंगा, उसको देखिए यहां पर मैं लिखूंगा r। What is this r? This is our position vector।
और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो ओरिजिन से बॉडी की पोजीशन की तरफ होगा, और उसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो दैट इज एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। देखिए जब आप यहां पे लिख रहे हैं आर वेक्टर, तो ये दोनों बातें आपको बता रहा है, इट इज शोइंग यू द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेयर इज द डायरेक्शन? आई कैप, जे कैप, के कैप। ये हमारा यूनिट वेक्टर है along all three एक्सिस, और एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? उनके मैग्नीट्यूड को दिखा रहे हैं। आपको एक और बात आपने पढ़ी है वेक्टर में, और उसको मैं यहाँ पर आपको समझा भी देता हूँ कि अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछूं या डिस्टेंस पूछूं पोजीशन ए की फ्रॉम द ओरिजिन, तो आपको ये आना चाहिए। इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? इसको लिखते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सब हमने कहाँ पढ़ा है? ये सब हमने वेक्टर में पढ़ा है। फिर भी हम यहाँ पे इसको देखते हैं, इससे कैलकुलेशंस भी हमें करने को मिलेंगी। अब देखिए हम यहाँ पे हमने पोजीशन वेक्टर को पढ़ा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी आपको ये बात बताई है कि डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इन वेक्टर फॉर्म। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। देखिए हमारे पास में यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बनाया, एक ओरिजिन हमने बनाया, और हमने बॉडी की इनिशियल पोजीशन को बताया पोजीशन ए, और उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1, y1, z1, और पोजीशन बी जो कि उसकी फाइनल पोजीशन है उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया x2, y2, z2। तो इनिशियल पोजीशन क्या हो गई? r1 वेक्टर, और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? r2। और r1 और r2 को अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए r1 को कैसे लिखेंगे? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और वैसे आप फाइनल पोजीशन वेक्टर को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? r2 वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ऐसा हमने लिखा। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमने वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल रूल पढ़ा है। वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल रूल अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार उसका छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। लेट अस से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। सो अकॉर्डिंग टू triangular law of vector addition we can say that a plus vector b is equal to vector c। ये हम जानते हैं। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b कैन बी रिटन एज वेक्टर c। तो आप इसी को यहां पे कंपैरिजन कीजिए। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं? वेक्टर r1 प्लस वेक्टर ab इज इक्वल टू वेक्टर r2। देखिए यहां पे वेक्टर a को किसने रिप्लेस किया? r1 वेक्टर ने। वेक्टर बी को किसने रिप्लेस किया? वेक्टर ए बी ने। और वेक्टर सी को किसने रिप्लेस किया? r2 ने। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग लिख सकते हैं r1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। पर हमने क्या पढ़ा था? हमें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर? r2। व्हाट इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर? r1। तो अगर मैं इस r1 को RHS में लेकर जाता हूं तो ये बन जाता r2 माइनस r1 एंड दिस इज वेक्टर AB। सो वेक्टर AB इज नथिंग बट इट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और वैसे भी हमें बहुत इजीली यहां पे समझ में आता है कि हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है? पोजीशन A। फाइनल पोजीशन क्या है? पोजीशन B। और इनिशियल पोजीशन से अगर मैं फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से मिला देता हूं और उसकी डायरेक्शन फाइनल पोजीशन की तरफ रखता हूं तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता है। तो हमने यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखा। अब बात को समझते हैं। r2 माइनस r1 वेक्टर देखिए, तो r2 वेक्टर क्या है? x2 और r1 क्या है? x1 इन i कैप। तो अगर आप माइनस करेंगे तो x2 माइनस x1 i कैप। सिमिलरली y2 माइनस y1, क्योंकि हमें यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो y2 माइनस y1 j कैप। और यहां पे देखिए z2 माइनस z1 और ये आ जाएगा k कैप। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यहां पर लिखा।
और अगर आप वापस यहाँ पे समझें कि हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, व्हाट इज दैट, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, तो क्या करोगे, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे आपको लिखकर बताता हूं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, ये हम लिखेंगे और ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कई बार हमसे डायरेक्शन नहीं पूछी जाती है और क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया करेंगे। और अगर हमसे वेक्टर फॉर्म में पूछा है देन वी हैव द आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम एग्जांपल्स ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स डिस्टेंस के लेंगे, कुछ एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट के लेंगे। देखिए पहला एग्जांपल हमारा डिस्टेंस से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज पॉसिबल, हमसे यहाँ पर डिस्टेंस के 4 ग्राफ हमें दे रखे हैं और हमें देखना है कि इनमें से कौन सा कर्व पॉसिबल है। तो पहला कर्व देखते हैं और डिस्टेंस की हमें प्रॉपर्टीज यहाँ पे कुछ पता है, उन प्रॉपर्टीज को एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज फॉर ए मूविंग बॉडी, दूसरा हमने पढ़ा था डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इन ग्राफ को यहां पे देखते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, पहला ग्राफ अगर आप देखते हैं तो इस रीजन में, इस जोन में अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस इज नेगेटिव और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड ग्राफ देखते हैं। दूसरे ग्राफ में हम देख रहे हैं कि यहां पे डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो नहीं हुई, पर इस वाले जोन में अगर आप देखते हैं तो यहां पे डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, और अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है देन अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं ऑप्शन सी में जाता हूं तो ऑप्शन सी में देखिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हुई। देखिए डिस्टेंस नेगेटिव कब होगी, जब वो इस टाइम एक्सिस से नीचे की तरफ भी ग्राफ होगा, पर यहां पे देखिए टाइम एक्सिस से हमेशा ऊपर की तरफ ग्राफ है, इसका मतलब डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं है। क्या डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो हम देखते हैं यहां पे डिस्टेंस पहले इंक्रीज हो रही थी, कुछ देर तक कांस्टेंट रही और फिर वापस इंक्रीज होने लगी, पर डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हुई, ना ही इस ग्राफ में डिस्टेंस नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, यस दिस इज पॉसिबल ग्राफ, ये ग्राफ कैसा है, पॉसिबल है। हम फोर्थ ग्राफ डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। इसको भी अगर आप चेक करते हैं तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि देखिए यहां पर डिस्टेंस हमारी क्या है, नेगेटिव है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। और इसमें एक और जगह पे आप देख रहे हैं कि यहां पर डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव तो है पर वो डिक्रीज हो रही है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल हियर, दिस इज नॉट पॉसिबल हियर, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमने क्या देखा कि वी हैव ओनली द पॉसिबल ग्राफ, दिस इज ऑप्शन सी। नाउ let us take some examples for displacement or vector form in the position vector, final position vector, etc. A particle starts from point 1, 1, 1 in meter and reaches at point 4, 5, 13 in meter. Find out. तो देखिए आपको इनिशियल पोजीशन क्या दे रखी है, 1, 1, 1, फाइनल पोजीशन क्या दे रखी है 4, 5, 13 और हमसे पूछा गया है इनिशियल पोजीशन वेक्टर बनाइए। तो हम पहले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो इसको मैं R1 वेक्टर लिख दूंगा और R1 वेक्टर को अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 i कैप, 1 j कैप और ये हो जाएगा 1 k कैप, राइट, ये हमने लिखा। अगर हम यहाँ पर फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा, तो दिस विल बी 4 i कैप, 5 j कैप और 13 k कैप, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। देखिए 4, 5, 13, तो जैसे कोऑर्डिनेट होंगे उस तरीके से हमने इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर को लिख दिया। अब बात आ गई थर्ड ऑप्शन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम यहाँ पे एस से डिनोट कर देते हैं, एस वेक्टर। व्हाट इज दैट, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर।
दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जरा देखते हैं R2 माइनस R1 करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 4 माइनस 1, दैट कैन बी रिटन एज 3i कैप। आगे देखते हैं 5 माइनस 1, दैट कैन बी रिटन एज 4j कैप। 13 माइनस 1, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 12 की कैप। ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन बच गया, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। व्हाट इज दैट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ? क्या इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि हम जानते हैं शॉर्टेस्ट पाथ ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो हम यहां पे उसका लेंथ निकालना चाहते हैं, तो इसका जवाब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है। व्हाट इज दैट? रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देन इट विल बिकम 9 प्लस 16 प्लस 144। आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 16 प्लस 9 25 प्लस 144 अगर आप ऐड करते हैं देन इट बिकम्स रूट ऑफ 169। रूट ऑफ 169 का हमें वैल्यू आना चाहिए। हमें स्क्वायर रूट्स अप टू 20 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स की वैल्यू हमें आनी चाहिए। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू 13 मीटर। ऐसा हमने यहां पर वैल्यू निकाला। उसी को हम यहां पर उसी सॉल्यूशन को हम लोग यहां पे देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन O टू A टू B टू O टू C। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर गिवन इंटरवल। तो देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है और उसी को हम यहां पे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए पहले पार्टिकल जो है वो पोजीशन O पर है, देखिए, फिर वो कहां पर जाता है, फिर वो पोजीशन A पर जाता है, देन इट रिटर्न्स बैक टू पोजीशन B, तो पोजीशन B पर पहुंचता है, राइट। देन अगेन इट रीचेस टू पोजीशन O, सेम पोजीशन O पर पहुंच जाता है, देन इट रिटर्न्स बैक एंड इट गोज अप टू पोजीशन C। तो ये हमारे पास में ग्राफ है, O टू A, देन A टू B, देन B टू O, देन O टू C। ऐसा हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमसे पूछा है कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हम वेक्टर फॉर्म में बताना चाहेंगे, और अगर हमें ऑप्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो हम मैग्नीट्यूड में भी बात करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे O टू A। तो देखिए O टू A अगर हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देखिएगा O टू A। O टू A का लेंथ जो है वो कितना है, 5 मीटर। तो हम देखते हैं O टू A स्ट्रेट लाइन पाथ है, इसलिए दिस विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर। इस डायरेक्शन को हम प्लस आई कैप मान लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो द आंसर इज 5i कैप। ये डायरेक्शन हमने कैसा मान लिया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज 5 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 5i कैप मीटर। नाउ वी हैव टू गो फ्रॉम O टू B। तो O टू B जाने का मतलब हो गया कि वी आर गोइंग फ्रॉम O टू A टू B, O टू A टू B, इस तरीके से हम लोग गए। तो O टू A एंड देन B। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, O टू A 5 मीटर प्लस 3 मीटर, सो दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर। पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो दिस इज 5 मीटर, दिस इज 3 मीटर, सो दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर, बट फ्रॉम O टू B this is positive x direction, so what can we write it as 2i cap मीटर। तो देखिए O टू B, O से B का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है और पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, तो हमारा जवाब कितना आ गया, 2i cap इन मीटर। बट थर्ड वन वी हैव टू गो फ्रॉम O टू A, तो हम O से वापस O पर आ गए। तो अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस देखते हैं तो डिस्टेंस देखेंगे तो द डिस्टेंस इज 5 मीटर प्लस 5 मीटर, so it can be written as 10 meter. But if we will consider the displacement, then initial and final position both are O, so the displacement is what, 0 meter। और इसको भी हम यहाँ पर जब 0 लिख रहे हैं तो this is also in vector form, this 0 is not in scalar form, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
तो यहाँ पे हमारा जो 0 है वो कैसा है, वेक्टर फॉर्म में। नेक्स्ट, ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक completes 1 revolution in 10 seconds. Find out its displacement after 1 minute and 5 seconds. And radius has been given as 1 meter. तो देखिए हमारे पास में कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक साइक्लिस्ट जो है एक सर्कुलर मोशन का एक कंप्लीट रिवोल्यूशन 10 सेकंड में करता है। तो आफ्टर 1 मिनट 5 सेकंड, तो 1 मिनट और 5 सेकंड को अगर आप सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी इक्वल्स टू 65 सेकेंड। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 10 सेकेंड वी आर कवरिंग 1 रिवोल्यूशन, देन इन 65 सेकेंड वी विल कवर 6.5 रिवोल्यूशन। कितना रिवोल्यूशन हो जाएगा, 6.5 रिवोल्यूशन, मीन्स 6 कंप्लीट रिवोल्यूशन एंड वी विल कवर हाफ मोर रिवोल्यूशन। देखिए कुछ इस तरीके से यहां पर वो हमारे पास में केस बनता है। चलिए हम एक डायग्राम में उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास में ओरिजिन हो गया और पोजीशन ए पर बॉडी था। तो जब वो 6 रिवोल्यूशन करता है तो वापस वो पोजीशन ए पर ही पहुंचेगा क्योंकि कंप्लीट रिवोल्यूशन है। पर अगर वो कहता है कि हाफ रिवोल्यूशन मोर वी हैव टू कवर, तो हम ये बात समझते हैं कि द बॉडी विल रीच टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड, दैट इज बी, क्योंकि जब हाफ रिवोल्यूशन और आप करेंगे तो बॉडी यहां पहुंच जाएगी। इसका मतलब हमें यहां पर क्या देखना है, वी हैव टू कैलकुलेट ओनली द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बॉडी का इनिशियल पोजीशन ये है और बॉडी का फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r, क्योंकि देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया r और ये भी कितना हो गया r, और हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है, दैट इज 2r, और रेडियस कितना था 1 मीटर, सो डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 मीटर। सोचिए अगर इसी क्वेश्चन में हमसे बोल दिया जाता कि व्हाट इज डिस्टेंस, तो क्या करते, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हम वैसे डिस्कस कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस पूछा जाता तो हम जानते हैं कि एक रिवोल्यूशन में हम 2 पाई r चलते हैं, क्योंकि एक रिवोल्यूशन कवर्स द सर्कमफेरेंस equals to 2 pi r. So in 6.5 revolution we will cover 6.5 into 2 pi r, that will be the distance. 6.5 into 2 pi, and what is r, r is 1 meter, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6.5 into 2 that will be equals to 13 pi in meter। ये हमारा क्या हो जाता, डिस्टेंस हो जाता। खैर ये हमसे पूछा नहीं है, सो वी डोंट हैव टू कंसिडर इट, बट हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है कि डिस्टेंस को अगर पूछा जाता तो कैसे कैलकुलेट करते, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारा, 2r आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में नेक्स्ट केस आ जाता है, एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग ओवर ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कवर्स एंगल थीटा। तो यहां पर देखिए एक सर्कुलर पाथ में एक बॉडी मूव कर रही है और उसका सेंटर है O। इनिशियल पोजीशन को हमने बोला A और फाइनल पोजीशन को हमने बोला B, और हमसे पूछा गया है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। तो हम जानते हैं कि A to B जब बॉडी ने मूव किया है तो जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज इक्वल टू r, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज theta is equal to arc upon radius, and remember this theta must be in radian। ये थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और अगर मैं यहाँ पे आर्क को कैलकुलेट करता हूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू रेडियस इनटू थीटा। सो अगर हम यहाँ पे आर्क को लिखते हैं तो हो जाता रेडियस इनटू थीटा, और हम जानते हैं कि आर्क इज नथिंग बट द डिस्टेंस, बिकॉज दिस इज द पाथ, सो दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट किया, बट हमें यहाँ पे एक और चीज कैलकुलेट करनी है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
तो जब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो हमें ए से बी को स्ट्रेट लाइन से मिलाना होगा और हमें इस स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट करना है। तो अगर आप इसका मेजरमेंट करने जाते हो तो उस डायग्राम को मैं यहाँ पे आपको अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे समझिए, दिस साइड इज आर, दिस साइड इज आर, वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम ए टू बी, दिस एंगल इज थीटा। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं तो दैट एंगल इज थीटा बाई 2 एंड दैट एंगल इज ऑल्सो थीटा बाई 2। ऐसा क्यों कह दिया हमने कि एंगल यहां पर बाइसेक्ट हो जाएंगे? क्योंकि बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं। यहां पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, राइट, और यहां पर आप देख रहे हैं ये साइड कैसी हो गई, कॉमन हो गई। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को डी नाम दे देता हूं तो एडी जितना होगा उतना ही बीडी भी होगा। और एडी को अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और इसको आप लिख सकते हैं आर साइन थीटा बाई 2। कितना लिख सकते हैं? आर साइन थीटा बाई 2, दैट इज एडी। कैसे लिखा हमने? हम जानते हैं कि आर जो ये वाली जो साइड है दैट इज ओ ए, ये हाइपोटेनस हो गया और एडी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और हमें पता है फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पर यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है? थीटा बाई 2। तो हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एडी अपॉन आर, और एडी को हमने सॉल्व किया तो एडी किसके बराबर आ गया? आर साइन थीटा बाई 2। बहुत ही सिंपल ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला हमने यूज किया है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वैसे ही अगर आप बीडी को भी सॉल्व करोगे सिमिलरली तो दैट विल बी अगेन इक्वल्स टू आर साइन थीटा बाई 2, पर हमें तो ए बी का लेंथ चाहिए था। तो आर साइन थीटा बाई 2 प्लस आर साइन थीटा बाई 2 अगर आप सॉल्व करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू 2r साइन थीटा बाई 2। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो थीटा बाई 2 है ये एंगल है और ये 2 इस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, राइट। तो बोथ 2 कैन नॉट बी कैंसल्ड। वैसे तो हम कैंसिल नहीं करते हैं, पर फिर भी हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि थीटा बाई 2 जो है ये कंप्लीट एंगल को शो कर रहा है। सो रिमेंबर इट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हमें यहाँ पे एंगल थीटा दिया जाता है, मान लीजिए एंगल थीटा हमें यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री दे दिया, तो 60 डिग्री को हम पहले क्या करेंगे? उसको हम रेडियन में अगर बदलते हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 3। और हमें रेडियस अगर दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप इस वैल्यू को, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी अगर आपको एंगल दिया जाता है देन यू कैन टेक दिस फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर योर कैलकुलेशन पर्पज। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 2r sin theta by 2. And what is the distance? The distance is r theta. If a particle moving over a circular path cover 1/4 of circle, कितना कवर किया है? सर्कुलर पाथ का 1/4 कवर किया है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस भी बतानी है और हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि 1/4 अगर हम सर्कुलर पार्ट को कवर करते हैं तो 1/4 को अगर आप समझते हैं तो टोटल एंगल इज 2 पाई इन रेडियन, या उसको कहें 360 डिग्री, या उसको कहें 2 पाई रेडियन। पर उसका 1/4 अगर आप देखेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन। तो आप इस एंगल को जो देख रहे हैं ये कितना है? पाई बाई 2 रेडियन। और बॉडी की पोजीशन क्या है? ए, और बॉडी की फाइनल पोजीशन क्या है? बी, और बॉडी ए से बी की ओर गया। उसने सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया है उसकी वैल्यू है पाई बाई 2 रेडियन। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी हैव 2 डिफरेंट मेथड्स। एक मेथड तो वो है जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू आर्क एंड आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, दैट इज व्हाट? आर इनटू थीटा, एंड थीटा शुड बी इन रेडियन। So what is radius here? Radius is given as r. So r, and what is theta? Theta is nothing but pi by 2.
एक मेथड तो ये हो गया डिस्टेंस निकालने का। दूसरा मेथड देखिए, वो हम यहाँ पे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। वी नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, और उसका 1/4 कर दीजिए। अगर आप उसका 1/4 करते हैं तो 2 पाई आर का 1/4 करेंगे तो अगेन द आंसर इज सेम। व्हाट इज इट? पाई आर बाई 2। तो हमने डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट कर लिया। अगेन वी वांट टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट आल्सो। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो यहां पे समझिए, हम डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला भी बनाए थे। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? तो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया था हमने 2r sin थीटा बाई 2। आगे बढ़ते हैं, 2r sin थीटा का यहां पे वैल्यू है पाई बाई 2। थीटा बाई 2 अगर आप सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 4। देन 2r sin पाई बाई 4 कैन बी रिटन एज 1/√2, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू √2r। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू √2r। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप इस डिस्प्लेसमेंट को पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये एंगल हो गया पाई बाई 2, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और ये हो गया आर साइड, ये हो गया आर साइड। वी हैव टू कैलकुलेट हाइपोटेनस। सो व्हाट इज हाइपोटेनस? देखिए दूसरा मेथड देखते हैं। ए बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। और अगर आप ए बी को निकालना चाहते हैं तो ए बी कैन बी रिटन एज √2r। और देखिए वही मेथड हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को निकाला। पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे इसलिए लगा पाए क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था। बट व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कहाँ लिखा जाएगा? न्यूमरेटर में, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो बाद में बोला गया है, इसलिए उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। तो डिस्टेंस कितना आया था? तो डिस्टेंस देखिए हमारे पास में आया था पाई आर बाई 2। तो ये देखिए डिस्टेंस पाई आर बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया? √2r। उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, और r से r को हम कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास में जवाब क्या आ गया? पाई अपॉन 2 √2।